बांझपन के मसले के साथ जब कपल्स हमारे पास आते हैं तो उसमें से कुछ कपल्स को हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं, जिसे आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इस तरीका इलाज में फ़ीमेल के एग्स को मेल के स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है और उनसे बनने वाले एम्ब्रियो को फ़ीमेल की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब वो बच्चेदानी के अंदर अटैच हो जाता है एम्ब्रियो तो उससे प्रेगनेंसी ठहर जाती है। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ कपल्स का आईवीएफ ट्रीटमेंट जब हम करते हैं उनके एग्स भी मिल जाते हैं, स्पर्म्स भी अच्छे मिल जाते हैं और उनको मिलाने से एम्ब्रियोज़ भी बन जाते हैं, लेकिन जब हम एम्ब्रियो को बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अटैच नहीं होते। इस कंडीशन को इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है। कुछ कपल्स में आईवीएफ ट्रीटमेंट मैंने देखा है कि वो बार बार कराते हैं या मल्टीपल टाइम्स वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं हो रही होती, तो बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर को मेडिकल लैंग्वेज में रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर कहा जाता है। आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज़ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास जब इनफर्टिलिटी के कपल्स आते हैं और हम उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट करते हैं तो मैंने देखा कि वो कपल्स बांझपन का शिकार इतने अरसे से होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में पहले ही होते हैं। जब आईवीएफ ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनके लिए वो भी एक स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट होता है और वो परेशान होते हैं कि पता नहीं इस ट्रीटमेंट के बाद हमारा आउटकम क्या होगा, क्या हम प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे। तो वो जब उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो पहला मरहला एग्स बनने का होता है कि फॉलिकल्स बड़े होंगे कि नहीं होंगे, उसके अंदर से एग्स मिलते हैं या नहीं मिलते, और एग्स की क्वालिटी क्या होती है। वंस उनके एग्स मिल जाते हैं तो एक मरहला तय हो जाता है और वो खुश हो जाते हैं कि हमारे एग्स मिल गए हैं। उसके बाद स्पर्म्स और एग्स को मिलाया जाता है लैब में ICSI के प्रोसीजर के थ्रू, और उसके बाद जब एम्ब्रियोज़ बनते हैं तो वो फिर दोबारा खुश हो जाते हैं कि जी हमारे एम्ब्रियोज़ बन गए हैं, चलें ये मरहला भी कामयाब हो गया। अब इससे जो नेक्स्ट मरहला है उसमें इस एम्ब्रियो को फीमेल की बच्चेदानी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस प्रोसेस में मैंने देखा है कि कुछ कपल्स में जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं बच्चेदानी के अंदर तो इम्प्लांटेशन नहीं होती, यानी जब एम्ब्रियो को हम यूट्रस के अंदर डालते हैं यूट्रस की लाइनिंग के साथ वो अटैच नहीं हो पाते और इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है और आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। इम्प्लांटेशन फेलियर बाज़ कपल्स में मैंने देखा है कि बार बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं लेकिन इम्प्लांटेशन फेलियर हो रहा होता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। आज इन वजूहात के बारे में मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करूँगी। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसमें आमतौर पे देखा गया कि कुछ फ़ीमेल्स में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यानी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत हाई होती है। जब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं उनकी बच्चेदानी के अंदर तो उनकी बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये उनकी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये बाहर से कुछ आया हुआ है, और उसको फ़ौरन बॉडी समझते हुए उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त और ज़्यादा काम करती है और एम्ब्रियो रिजेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। तो हाई इम्यूनिटी जो है वो एक कॉज़ है इम्प्लांटेशन फेलियर का। इसकी एक और वजह है वो है थ्रोम्बोफिलियाज, यानी कुछ ख़वातीन में कुछ ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं कि जिसमें खून की शरियानों में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, जिन्हें माइक्रो क्लॉट्स कहा जाता है। खून का दौरान यूट्रस की लाइनिंग तक प्रॉपर जा नहीं रहा होता। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे खून का दौरान ठीक ना होने की वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। अगेन आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता। तीसरी चीज़ माइक्रोबायोम। बाज़-औक़ात ये होता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं, यानी पुराने इन्फेक्शन चल रहे होते हैं यूट्रस की लाइनिंग में, अंदर सोजिश होती है, इन्फेक्शन होता है और जितने भी इम्यूनिटी के सेल्स हैं बॉडी के वो वहाँ पे उसकी तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यूट्रस की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है। जब हम ऐसे केस में जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो उस इन्फेक्शन की वजह से वो ठीक नहीं बनी होती लाइनिंग और उसमें इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है, फिर अटैच नहीं होता एम्ब्रियो बच्चेदानी के अंदर। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एक और वजह है कि बाज़ वक़्त यूट्रस रिसेप्टिव नहीं होता उस टाइम पे जब हम यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं। रिसेप्टिविटी का मतलब ये है कि आपका यूट्रस बहुत थोड़ी देर के लिए रिसेप्टिव होता है कि जब उसके अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाए और वो उसके साथ अटैच हो जाए, और उसके बाद रिसेप्टिविटी का वो पीरियड ख़त्म हो जाता है।
अगर हम ऐसे टाइम पे एंडोमेट्रियम में यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं जब एंडोमेट्रियम मोस्ट रिसेप्टिव है, तो उस वक्त इम्प्लांटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो रिसेप्टिविटी का विंडो पीरियड जो है वो गुजर चुका है या उससे पहले ट्रांसफ़र हो गया एम्ब्रियो, तो इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यूट्रस की एबनॉर्मेलिटीज़ अगर कोई हैं, जैसे कोई अंदर पॉलिप है, कोई फाइब्रॉइड है जो यूट्रस की लाइनिंग को अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बच्चेदानी की बनावट में कोई नुक्स है, जैसे सेप्टम होता है बाज़-औक़ात, या बाज़-औक़ात यूट्रस की कैविटी की शेप ठीक नहीं होती, तो ऐसे केसेस में भी इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में देखा है कि ट्यूब्स में इन्फेक्शन होता है और ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड कलेक्ट होता है या पस कलेक्ट होती है, तो जिसकी वजह से ट्यूब्स फूली हुई होती हैं और इस कंडीशन को हम हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं। ऐसी कंडीशन का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है तो ये इन्फेक्टेड फ्लूइड आहिस्ता आहिस्ता बच्चेदानी के अंदर ट्रिकल होता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होनी होती है, और वो पूरी यूट्रस की लाइनिंग को ख़राब कर देता है। जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती और फेलियर एंड अप होता है। इसके अलावा कुछ ख़वातीन में एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट के अंदर का हिस्सा यानी पेल्विक कैविटी जो है वो सारी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, उससे आपकी ओवरीज भी अफेक्ट होती हैं, आपका यूट्रस भी अफेक्ट होता है, आपके अंडे की क्वालिटी भी ख़राब होती है। और जब हमने आपका एम्ब्रियो बन गया है और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करना है, तो अगर इस कंडीशन को पहले ट्रीट ना किया जाए तो आपके यूट्रस की लाइनिंग भी इन्फ्लेम्ड होती है और रिसेप्टिव नहीं होती, जो कि इम्प्लांटेशन फेलियर की एक और वजह है। फीमेल कॉजेज़ के अलावा इसकी और जो कॉज हो सकती है वो मेल फैक्टर भी हो सकता है। बाज़-औक़ात मेल के जो स्पर्म्स होते हैं उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, कोई इशू होता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो ठीक नहीं बन पाता, और जब ठीक बना हुआ एम्ब्रियो ना हो और जेनेटिक कॉज हो तो वो फिर आगे ग्रो नहीं करता या इम्प्लांटेशन नहीं होती। और इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि जो एम्ब्रियो बनता है वो अपेरेंटली तो हमें यानी ज़ाहिरी तौर पे तो हमें ठीक लग रहा है, लेकिन जेनेटिकली यानी उसके अंदर क्रोमोसोम्स में कोई डिफेक्ट है, उसके जीन्स में कोई डिफेक्ट है, जो कि शुरू में तो ग्रो किया लेकिन आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती और वो प्रॉपरली अटैच नहीं हो पाता और इम्प्लांटेशन फेलियर हो जाता है। किन ख़वातीन में इसका रिस्क ज़्यादा है? ऐसी ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा हो, जिनमें स्ट्रेस का एलिमेंट ज़्यादा हो, लिहाजा स्ट्रेस मैनेजमेंट को हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं इस ट्रीटमेंट में। जो कैफ़ीन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, या जिनमें सिगरेट नोशी, जो हम पैसिव स्मोकिंग को भी इसी में स्मोकिंग में ही काउंट करेंगे, या फिर आजकल जैसे स्मॉग है वो भी स्मोकिंग का एलिमेंट है जो कि फर्टिलिटी को आपकी कम करता है। और इसके अलावा अगर कोई आपको पहले से डायग्नोस्ड कंडीशन है जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, कोई इन्फेक्शन है, तो उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपकी IVF ट्रीटमेंट की सक्सेस को कम करता है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं बताऊंगी कि ये सारे फैक्टर्स जो कि इम्प्लांटेशन फेलियर का बायस बन रहे हैं, इनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और IVF ट्रीटमेंट की सक्सेस हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो स्टे ट्यून और इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए इन सारी थेरेपीज़ के लिए। शुक्रिया।